students, we are here to start chapter number 8 for class 6 body movements. In this chapter we will see कि हमारी बॉडी कैसे कैसे मूव करती है जब हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ को करते हैं. ओके, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको एक जगह पर आराम से बैठ जाना है और आपको ऑब्ज़र्व करना है कि आपकी बॉडी के अंदर क्या क्या मूव हो रहा है. आप ऑब्ज़र्व करोगे कि जो आपकी आइज़ हैं वो टाइम टू टाइम ब्लिंक कर रही हैं. जब आप अपनी ब्रेथ को अंदर बाहर कर रहे हो तो आपकी बॉडी में कुछ मूवमेंट्स हो रहे हैं. सो ये सारी बॉडी के मूवमेंट्स होते हैं जब हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं ना. नेक्स्ट एक्टिविटी आपको क्या करके देखना है, आपको एक पेन पेपर लेना है और उस पर कुछ लिखना है और आपके फ्रेंड को आपको ये बोलना है कि ऑब्ज़र्व करे कि आपका कौन सा बॉडी पार्ट मूव कर रहा है जब आप राइट कर रहे हो. ओके, तो आप देखोगे कि जब आप राइट कर रहे हो आपकी फिंगर्स मूव कर रही हैं, हैंड मूव कर रही है, थोड़ा बॉडी पोस्चर भी चेंज हो रहा है कभी कभी. सो ये एक्टिविटीज़ करते टाइम जब आपकी बॉडी पार्ट्स अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, इनको हम मूवमेंट्स बोलते हैं. ओके, जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में ये आता है कि ये मूवमेंट सिर्फ हमारे अंदर होते हैं या एनिमल्स के अंदर भी होते हैं, और अगर एनिमल्स में होते हैं तो वो कैसे मूव करते हैं. सो ये आपको पता लगेगा टेबल 8.1 को फिल करके. ओके, अब आपको इसमें क्या करना है, टेबल के अंदर टेबल 8.1 हमें ये बताएगा हाउ डू एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अब जो एनिमल्स होते हैं वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक कैसे मूव करते हैं. सो आपको ये टेबल फिल करनी है और आपको लिखना है. ओके, कि जैसे इसके अंदर तो आपको लिखना है कि कौन सा बॉडी पार्ट यूज़ होता है उसको मूव करने के लिए और हम कैसे मूव करते हैं. जैसे कि यहाँ पे पहला पार्ट में दिया हुआ है काऊ का मूव करने के लिए बॉडी पार्ट जो यूज़ होता है वो लेग होता है, और एनिमल मूव कैसे करते हैं, वॉक करके. जैसे बर्ड्स के लिए क्या होता है, कौन सा पार्ट उनका यूज़ होगा एक प्लेस से दूसरी प्लेस के जाने के लिए, जैसे विंग्स, और वो जाते कैसे हैं, फ्लाई करके. सो इस टाइप से आपको क्या करना है, इस टेबल को फिल करना है और नोटिस करना है कि जो डिफरेंट एनिमल्स होते हैं वो कैसे कैसे मूव करते हैं, उनको कौन सा बॉडी पार्ट यूज़ होता है उसको करने में. आप नोटिस करोगे कि ज़्यादातर जो चीज़ें यूज़ की जाती है, जैसे कि हम वॉक करते हैं, रन करते हैं, फ्लाई, जंप, क्रूल, स्विम, ये सारी चीज़ें होती हैं जो हम डे टू डे में करते हैं, या जिससे हमें ये पता लगता है कि एक एनिमल या एक ह्यूमन बीइंग कैसे कैसे डिफरेंट प्लेसेस पर जाता है. ओके, नाउ जब हम देखेंगे कि अगर हम डिफरेंट प्लेसेस पर मूव कर रहे हैं तो हमारे डिफरेंट पार्ट्स यूज़ हो रहे हैं, हम डिफरेंट मूवमेंट कर रहे हैं, तो वो कैसे पता लगेगा अब कौन सा मूवमेंट कैसा होता है. नाउ लेट्स स्टार्ट 8.1, जिससे हमें ये पता लगेगा कि हमारे बॉडी के अंदर ये डिफरेंट मूवमेंट्स कैसे होते हैं और हम कैसे कर पाते हैं. नाउ एवरीबडी इन्जॉयज़ द फिजिकल एक्टिविटी और फिजिकल एक्सरसाइज ड्यूरिंग द स्कूल. के स्कूल टाइम में हम सभी को हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ करना बहुत पसंद है, हमारे गेम्स पीरियड बहुत पसंद है, शाम को आउटडोर गेम्स खेलना बहुत पसंद है, किसी को इंडोर गेम्स खेलना पसंद होता है. तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, हमारे बॉडी मूवमेंट्स की वजह से ही हो पाती हैं. ओके, सबसे पहला आपको क्या करना है, आपको एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है जिसमें आपको क्या करना है कि आपको डिफरेंट एक्टिविटीज़ करनी है, और उसके अंदर ये देखना है कि आपकी बॉडी का कौन सा पार्ट मूव कर रहा है. सबसे पहले क्या करो, आप एक इमेजिनरी बॉल देखो, एक इमेजिनरी विकेट सोचो और अपनी ये सोचो कि आप उस बॉल को उस विकेट की तरफ थ्रो कर रहे हो. ओके, तो अब आपको नोटिस करना है कि आपकी बॉडी के अंदर क्या क्या चीज़ मूव हुई उस बॉल को उस साइड थ्रो करने के लिए. जैसे आपका शोल्डर यूज़ हुआ, आपका हैंड यूज़ हुआ, आपके लेग्स यूज़ होंगे, बॉडी पोस्चर यूज़ होगा. सो जब हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं तो डिफरेंट पार्ट्स यूज़ होते हैं. जैसे कि बॉल को थ्रो करने में हमारे शोल्डर का बहुत बड़ा रोल रहा. सो अब आपको कैसे करना है, एक्टिविटी 1 में आपको एक चीज़ परफॉर्म करनी है. जैसे कि अब आप अपनी एल्बो को बेंड कर पा रहे हो बॉल को थ्रो करने के लिए. अब सपोज़ करो कि आपके फ्रेंड को बोलो एक स्केल लो जो आपकी आर्म की लेंथ का हो और उसको टाई कर दो, जैसे कि यहाँ पे 8.1 के अंदर फिगर के अंदर शो किया हुआ है. इसने अपने दोनों एंड्स को टाई कर लिया एक स्केल की हेल्प से. ओके, उसके बाद अब आप क्या करो, आप अपनी एल्बो को बेंड करने का ट्राई करो, तो आप उसको बेंड नहीं कर पाओगे बिकॉज जो बीच में जॉइंट था वो मूव नहीं कर रहा है. ओके, सो ये आपको क्या करना है, 8.2 जो टेबल दी गई है यहाँ पे मूवमेंट्स इन योर बॉडी, अब आपको डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है और उसमें नोटिस करना है कि क्या ये मूवमेंट्स के अंदर ये चीज़ें पॉसिबल हो पा रही हैं या नहीं हो पा रही. जैसे कि यहाँ पे बॉडी पार्ट दिया हुआ है आपको, नेक. ओके, रोटेट कम्प्लीटली, क्या आप अपनी नेक को रोटेट कर सकते हो कम्प्लीटली? नहीं, आप पूरी रोटेट नहीं कर सकते, लेकिन आप पार्शियली रोटेट कर सकते हो. मतलब आप बेंड फॉरवर्ड कर सकते हो, अपवर्ड कर सकते हो, लेफ़्ट कर सकते हो, राइट कर सकते हो, लेकिन बैकवर्ड रोटेट नहीं कर सकते अपनी को. तो हम कहेंगे पार्शियली रोटेट कर रहे हैं. ओके, देन आपको करना है कि आप बेंड कर सकते हो. येस, हम बेंड कर सकते हैं. लिफ्ट नहीं, हम लिफ्ट नहीं
कर सकते हैं उसको डज़ नॉट मूव एट ऑल, कि हम उसको बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहे हैं। सो ये कुछ आपको 5 ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें आपको फिल करना है, जैसे कि विस्ट होगी आपकी फिंगर, नी, एंकल, टो, बैक, हेड, एल्बो, आर्म, इन सब चीज़ों के बारे में आपको ये 5 थिंग्स लिखनी है, जिसके अंदर आपको बताना है कि आप रोटेट कर पा रहे हो तो येस, बेंड कर पा रहे हो तो येस, लिफ्ट कर पा रहे हो तो येस। ऐसे से करके आपको इसके अंदर पूरी ये टेबल फिल करनी है, जिससे आपको पता लगेगा कि आपकी बॉडी का कौन सा पार्ट कितने टाइप तक मूव कर सकता है। ये आपको परफॉर्म कैसे करनी है, ये आपको प्रैक्टिकली करके देखनी है। ओके, ये तो आप इजीली कर सकते हो घर पे। ओके, जो एक्टिविटी 1 थी उसको कंटिन्यू करते हैं। पहले एक्टिविटी 1 में हमने एक चीज़ यहाँ पे एक स्केल बांधा था अपने एल्बो पे, जिससे हम मूव नहीं कर पा रहे थे। ओके, लेकिन विदाउट स्केल हम अपनी एल्बो को मूव कर पा रहे थे। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है, हम उसको मूव इसलिए कर पा रहे थे क्योंकि हमारे वहाँ पर जॉइंट्स प्रेजेंट है। व्हाट डज जॉइंट मीन, कि जहाँ पर हमारी 2 बॉन्स आपस में एक पॉइंट पर अटैच होती हैं उसको हम बोलते हैं जॉइंट्स, जिसकी वजह से हम हमारी ईजिली चीज़ें मूव कर पा रहे हैं। अब उस स्केल को लगाने का क्या पॉइंट था? स्केल को लगाने का पॉइंट ये था कि अगर हमारी आर्म के अंदर एक सिंगल बोन होती तो हम उसको मूव नहीं कर पाते, लेकिन अब उसके बीच में जॉइंट है तो हम हमारी एल्बो को मूव कर पा रहे हैं या हमारे हैंड को मूव कर पा रहे हैं। ओके, अब आप क्या करना है, नेक्स्ट थिंग जो आपको ट्राई करनी है, आपको अपनी फिंगर को प्रेस करके देखना है ऊपर से। ठीक है, ऐसी हेड को, नोज़ को, ईयर, शोल्डर, सब चीज़ों को प्रेस करके देखना है और देखना है कि आप कितनी चीज़ों को बेंड कर पाते हो और कितनी चीज़ों को बेंड नहीं कर पाते, जिससे आपको क्या पता लगेगा कि कहाँ कहाँ पर जॉइंट्स प्रेजेंट है आपकी बॉडी में और कहाँ कहाँ पर जॉइंट्स प्रेजेंट नहीं है। ओके, अब हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं और डिफरेंट टाइप की बोन्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, सबसे पहली जो बोन्स या जॉइंट के बारे में हम पढ़ रहे हैं वो हमारा है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। व्हाट डज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट मीन? आपको क्या करना है, आपको एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है जिससे आपको पता लगेगा कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होता है। एक्टिविटी 2 के अंदर आपको क्या करना है, आपको एक सिलेंड्रिकल पेपर लेना है, जिसको मतलब एक स्ट्रिप लेनी है जिसको सिलेंडर की फॉर्म में रोल करना है आपको। उसके बाद एक बाउल चाहिएगा और एक बॉल चाहिएगी। ओके, इन चीज़ों को आपको कलेक्ट करना है और उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे कि आपको 8.2 के अंदर दिखाया गया है यहाँ पे कि ये तो आपकी वो स्ट्रिप है पेपर की जो आपको सिलेंडर की फॉर्म में डालनी है। ये बाउल है, बॉल है जो आपको पेपर के ऊपर फिट करना है और उसके बाद इस बाउल के अंदर इस बॉल को फिट कर देना है। ये बाउल इतना बड़ा होना चाहिए कि ये बॉल एकदम एडजस्ट हो जाए उसके अंदर। ओके, सो इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर होता है, ये हमारी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट मिलके बनाती है। इस टाइप का कुछ जॉइंट प्रेजेंट होता है। अब ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट कहाँ होता है, मेनली हम इसको शोल्डर्स में देख पाते हैं। हम बॉल को रोटेट कर पाए, बॉल को हमने कैसे रोटेट किया, क्योंकि जो हमारा शोल्डर का ऊपर वाला पार्ट है उसको हम एज अ बाउल देखते हैं और जो हमारी एक मतलब एल्बो से ऊपर की जो बोन होती है वो हमारी पेपर सिलेंडर हो गया और उसके ऊपर एक बॉल फिट होती है जिसकी वजह से हम हमारे शोल्डर को रोटेट कर पा रहे थे। ओके, नाउ इस वजह से आप अपनी उसको रोटेट कर पा रहे हो क्योंकि यहाँ पे एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट प्रेजेंट है। और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ पर प्रेजेंट होता है, सी एक्टिविटी 8.3 फिगर 8.3 देखोगे तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ प्रेजेंट होता है, एक थाई बोन के पास। जो हमारी थाइस की बोन होती है वो पेपर सिलेंडर का काम करती है। ओके, हिप जो बोन होती है वो हमारी एक बाउल का काम करती है और उसके अंदर एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट अटैच होता है जो कि उसके अंदर फिट हो जाता है और हम इजीली हमारी लेग को मूव कर पाते हैं। सो अभी तक हमने पढ़ा कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होता है हमारा, एक तो शोल्डर के अंदर और एक हमारा थाई बोन के पास। नेक्स्ट हमारी आती है पेल्विक जॉइंट। ये वो बोन होती है जहाँ पर हमारी नेक और हमारी हेड को जॉइंट किया जाता है जिसकी वजह से हम फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ्ट, राइट हमारी नेक को बहुत इजीली मूव कर पाते हैं। जैसे कि लुक एट द फिगर 8.4 में देखोगे तो जो हमारा पेल्विक बोन कौन सी होती है, हमारी पेल्विक बोन होती है ये वाली, जहाँ पर हमारी नेक और हमारी जो बैक बोन होती है वो जॉइंट करती है, उसको हम पेल्विक जॉइंट बोलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हमारा आता है हिंग जॉइंट। हिंग जॉइंट कहाँ पर प्रेजेंट होती है, नाउ आप हिंग जॉइंट को कैसे देखोगे कि हम कैसे उसको कर पाते हैं। हिंग जॉइंट होती है जैसे कि आपका जो डोर होता है उसको कभी आप ट्राई करना, पहले क्लोज़ करो फिर ओपन करो, क्लोज़ करो और ओपन करो, उसके बीच में जो पोर्शन होता है वो हिंग जॉइंट का काम करता है। सो लेट्स ट्राई, इसको भी एक एक्टिविटी से समझने की कोशिश करते हैं। एक्टिविटी नंबर 3 में आपको क्या करना है, आपको एक हार्ड कार्डबोर्ड का सिलेंडर बनाना है या किसी थिक चार्ट पेपर का सिलेंडर बनाना है और उसको होलो सिलेंडर की फॉर्म देनी है जैसे कि आपको 8.5 के अंदर दिखाया गया है और उसके साथ 2 पेंसिल अटैच कर देनी है जैसे कि इस फिगर के अंदर आपको शो किया जा रहा है।
ओके जैसे इसको अंदर करोगे, उसके बाद जो ये 2 पेंसिल्स आपने अटैच की हैं उसको आप बैकवर्ड और फॉरवर्ड मूव कर पाओगे। सो ये हमारा हिंज जॉइंट का काम करता है, जिससे हमें पता लगता है कि हमारी बॉडी को कभी आगे पीछे मूव करना हो तो वहाँ पर हमारा हिंज जॉइंट होता है। नाउ ट्राई टू फाइंड आउट इन अ बॉडी कि आपकी बॉडी के अंदर हिंज जॉइंट कहाँ पर प्रेजेंट होता है। जैसे कि आपको फिगर 8.6 के अंदर दिखेगा, जो नी होता है उसके अंदर हिंज जॉइंट प्रेजेंट होती है हमारी। जैसे कि ये हमारा होलो सिलेंडर हो गया और ये हमारी 2 पेंसिल्स होगी, जिनको हम लोग इस डायरेक्शन में भी ले जा सकते हैं और इस डायरेक्शन में भी ले जा सकते हैं, जिससे हमें क्या पता लगता है कि यहाँ पर एक हिंज जॉइंट प्रेजेंट है। सो दिस इज़ नोन एज दी हिंज जॉइंट। ओके ये हमारा कुछ था जिसकी वजह से हम लोग नी को ऊपर या नीचे की तरफ बेंड कर पाते हैं। सो दिस इज़ नोन एज दी हिंज जॉइंट। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ जॉइंट विच कम्स इज दिस फिक्स जॉइंट। अब फिक्स जॉइंट क्या होता है, इसके नाम से ही पता लग रहा है कि फिक्स जॉइंट का मतलब होता है जो चीज़ हमारी फिक्स हो। आप इसको कैसे पता कर पाओगे कि फिक्स जॉइंट कहाँ पर प्रेजेंट होता है। नाउ आपको एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। वो एक्टिविटी क्या होगी कि आप अपना माउथ को वाइडली ओपन करो, जितना ओपन कर सकते हो, एंड ट्राई टू मूव द लोअर जो आपका नीचे वाला पोर्शन होता है, लोअर जो जिसको हम बोलते हैं, उसको मूव करने का ट्राई करो। वो मूव हो जाएगा बहुत ईजीली। लेकिन जब आप अपने अपर जो को मूव करने की कोशिश करोगे तो अपर जो आप मूव नहीं कर सकते, क्योंकि जो अपर जो होता है और हेड के बाकी सारे पार्ट्स होते हैं वो आपस में इस तरीके से अटैच होते हैं कि वो एक फिक्स जॉइंट का काम करते हैं। ओके सो फिक्स जॉइंट वो होते हैं जिनको हम मूव नहीं कर पाते, जैसे कि हमारा हो गया अपर जो। ठीक है। सो नाउ अब आपको क्या करना है, ऐसे हमारी बॉडी के अंदर और भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं जिनको हम मूव कर पाते हैं, कईयों को मूव नहीं कर पाते। लेकिन अभी सबसे पहले सोचो कि अगर आपको एक डॉल बनानी है, ठीक है, तो अब उस डॉल को बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिएगा, उसका कुछ ऐसा एक परफॉर्म चाहिएगा, एक फ्रेमवर्क चाहिएगा जिसके ऊपर आप ये सारे बोन्स को अटैच करोगे। सबसे पहले तो आपको एक फ्रेमवर्क, कोई स्ट्रक्चर चाहिएगा जिसके ऊपर आप उसको बनाने की ट्राई करोगे। तो वो जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जो स्ट्रक्चर होता है बॉडी का जिसकी वजह से हम वो डॉल को बना पा रहे हैं, उसको हम बोलते हैं दिस फ्रेमवर्क इज़ नोन एज दी स्केलेटन। उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलेटन। जैसे कि आपको ये फिगर के अंदर दिखाया गया है, यहाँ पे फिगर 8.7 के अंदर द ह्यूमन स्केलेटन। व्हाट डज दिस ह्यूमन स्केलेटन मीन्स कि जो ये पार्ट होता है हमारी सिर्फ बोन्स का पार्ट, इसको हम बोलते हैं स्केलेटन। ये एक टाइप का फ्रेमवर्क होता है जिसके ऊपर हमारी पूरी की पूरी बॉडी एक एडजस्ट हुई होती है, कि मतलब एक हार्ड जो सब्सटेंस की बनी हुई हमारी बॉडी होती है कि हम इजीली ब्रेक नहीं करते कहीं से भी। लाइक दीज आर दी जॉइंट्स, जैसे ये हो गया, ये हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो गया, ये हमारी हिंज जॉइंट होगी। ठीक है, उसके बाद ऐसे बहुत सारी जॉइंट्स जो बॉडी के अंदर हमने अभी ऊपर पढ़ी। तो ये हमारा क्या होता है, एक फ्रेमवर्क जो कि सभी जॉइंट्स और सभी बोन्स से मिलके बना हुआ होता है। इस फ्रेमवर्क को हम क्या बोलते हैं, स्केलेटन। तो अब आप स्केलेटन को देख कैसे सकते हो, वैसे तो ये चीज़ें बायो लैब के अंदर बहुत इजीली प्रेजेंट होती हैं, लेकिन अभी ड्यू टू द कोविड हम लोग अगर नहीं जा पा रहे हैं लैब में, तो आप कैसे देख सकते हो कि ह्यूमन स्केलेटन कैसा होता है। कि आपके घर में कभी किसी का पहले टाइम का कोई एक्सरे हो, या आपका कोई एंशिएंट नोन डॉक्टर हो जिसको आप बहुत ईजी अच्छे से जानते हो, आज टाइम की वो आपको किसी ह्यूमन का एक्सरे दिखाएं, उस एक्सरे के अंदर आप बहुत ईजिली देख पाओगे कि कितनी बोन्स होती हैं, कैसे होते हैं। अगर आपके पास नहीं भी है तो आप फील करके भी देख सकते हो। ट्राई टू टच योर फिंगर्स के अंदर आप टच करोगे तो आपको 3 टाइप के अंदर हार्ड सब्सटेंसेस मिलेंगे, जिससे आपको ये पता लगेगा कि 3 टाइप की 3 बोन्स प्रेजेंट है आपकी। ओके, ऐसे आप डिफरेंट पार्ट्स को टच करोगे। जैसे रिब केज जो होता है हमारी बॉडी का, रिब केज, व्हाट इज़ द रिब केज, एक्चुअली दिस पोर्शन इज़ कॉल्ड द रिब केज, जो कि ये केज लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है बोन्स का, इसको हम रिब केज बोलते हैं। तो आप इसको अपनी बॉडी पे जब हाथ लगाओगे तो यू कैन फील दिस रिब केज। सो ऐसे आप इजीली, आप बहुत सारी बोन्स है जिनको बहुत इजीली आप फील कर सकते हो। जैसे कि बेंड योर फिंगर, आपकी जो फिंगर है उसको बेंड करके देखो कि आप उसको बेंड कर पा रहे हो। येस, वी कैन इजीली बेंड। जो हमारी फिस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, उसको भी हम मूव कर पा रहे हैं। अब हम लोग फिंगर्स को एक पॉइंट तक मूव कर पा रहे हैं, और जो फिस्ट होती है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है, उसको हम मूव कर पाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर कोई बोन्स नहीं है? नहीं, फिस्ट में भी बोन्स हैं, लेकिन उसके अंदर वो बहुत छोटी छोटी बोन्स हैं जिनको हम क्रेपल्स बोलते हैं, जिसकी वजह से वो बनी हुई होती है। अगर कोई चीज़ फ्लेक्सिबल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर बोन्स नहीं है। कुछ पोर्शन होते भी हैं जिनमें बोन्स नहीं होती, लेकिन फिस्ट के अंदर बोन्स होती हैं जो क्रिपल्स में होती हैं। जैसे कि आप एक फिगर देखो यहाँ पर 8.9 बोन्स ऑफ अ हैंड जो दिखाया हुआ है यहाँ पर हमें 8.9 के अंदर, यहाँ पे आपको 4 बोन्स मिलेगी। वन इज़ दिस, वन दिस एंड दिस।
सो फोर आपकी एक सिंगल फिंगर आपकी किससे मिलके बनी हुई है, 4 बोन्स से। सो इट मीन्स ये काफ़ी स्मॉल बोन्स है। ऐसे हमारी बॉडी के अंदर और भी बहुत सारी सेवरल बोन्स होती हैं जो कि प्रेजेंट होती हैं। नाउ आपको एक एक्टिविटी 4 परफॉर्म करनी है। एक्टिविटी 4 के अंदर आपको क्या करना है, आपको एक डीप ब्रेथ लेनी है और उसको होल्ड करके रखना है। ठीक है, जब आप उसको होल्ड करके रखोगे, अब उसके बाद आप अपनी चेस्ट के ऊपर फील करके देखोगे, एक इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर आपको फील होगा जो मैंने अभी बताया, जो कि रिब केज कहा जाता है। इस रिब केज के अंदर क्या होता है, आपके जितने भी डेलिकेट मतलब बहुत सॉफ्ट या बहुत नाजुक जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑर्गन्स होते हैं वो इसके अंदर सिक्योर होते हैं, जिसके अंदर वन ऑफ दी हार्ट आता है हमारा। ओके, सो दिस इज़ नोन एज दी रिब केज। रिब केज किसके साथ जॉइंट होता है, रिब केज हमारा जॉइंट होता है एक बैकबोन के साथ, जो कि ये पार्ट होता है हमारा। अब बैकबोन एक बहुत इंपॉर्टेंट बोन होती है हमारी बॉडी की। अब आप बैकबोन को कैसे फील कर सकते हो, आस्क योर फ्रेंड, आप अपने फ्रेंड को बोलो कि वो आपकी जो उसके टोज़ हैं उसको टच करे बेंड होके, विदाउट फोल्डिंग द नीज़ को फोल्ड नहीं करना। और आप अगर उसकी बैक पर हाथ लगाओगे तो यू कैन फील दी बैकबोन। ओके, उसको हम बैकबोन आप बहुत ईजिली फील कर सकते हो उसके अंदर। अब अगर मान लो वो बेंड कर पा रहा है तो इसका मतलब कि उसके अंदर कोई सिंगल बोन तो है नहीं। अगर सिंगल बोन होती तो वो बेंड नहीं कर पाता, तो अगर वो बेंड कर पा रहा है तो सिंगल बोन तो नहीं है, तो वो क्या है, बहुत स्मॉल बोन्स है जिनको हम वर्टिब्रेट्स बोलते हैं, जिसकी वजह से वो बेंड इजीली कर पा रहा है। छोटी छोटी बोन्स जिनको मिलकर हमारी बैकबोन बनी हुई है, और उसको उसके साथ अटैच करने पे हमारा रिब केज भी अटैच होता है। अगर ये किसी एक सिंगल बोन से मिली होती तो आपका फ्रेंड बेंड नहीं कर पाता। अब नेक्स्ट एक्टिविटी आपको क्या करनी है, आपके फ्रेंड को बोलो कि आप एक दोनों हैंड्स के साथ वॉल को पुश करें। जब वो अपने वॉल के साथ पुश कर रहा होगा और अपना पूरा स्ट्रेंथ लगा रहा होगा तो शोल्डर की 2 बोन्स को देखना, वो बाहर की तरफ आ जाएंगी। सो उन बोन्स को हम क्या बोलते हैं, शोल्डर बोन्स बोला जाता है, जो कि प्रोमिनेंटली आपको बहुत ईजीली दिख जाएंगे, जैसे कि आपको फिगर 8.12 के अंदर भी दिख रहा होगा। ये जो शोल्डर बोन्स होती है ये आपको बहुत ईजीली दिखाई दे जाएंगी जब वो उसको पुश कर रहा होगा। ओके, सो दिस वॉज द शोल्डर बोन यू कैन सी विद द एक्टिविटी। नेक्स्ट जो आती है वो आपकी पैल्विक बोन होती है। पैल्विक बोन कौन सी होती है, जैसे कि आपको 8.13 के अंदर दिखाया गया है, केयरफुली देखो इसको। ये पोर्शन वो पोर्शन होता है जो आपकी स्टमक के नीचे वाला पोर्शन है, जिससे आप बैठ सकते हो। जैसे हमने ऊपर एक थाई बोन पड़ी थी, हमारी बॉल एंड सॉकेट जहाँ पे प्रेजेंट होती है। सो ये पैल्विक बोन वो वाली होती है, जैसे कि इस पोर्शन के अंदर यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, और ये पहले वाली पैल्विक बोन होती है, जैसे कि इस पोर्शन को हम पैल्विक बोन बोलते हैं। सो जो आपकी प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से आप बहुत ईजिली बैठ पाते हो। ओके, देन आपका नेक्स्ट आता है स्कल। स्कल के अंदर क्या होती है, जितनी भी बोन्स आपने अभी पढ़ी वो सारी की सारी बोन्स कुछ ना कुछ पार्ट्स के साथ जॉइन होकर स्कल को बनाती है। स्कल के अंदर बहुत सारी बोन्स होती हैं जो छोटे छोटे पोर्शंस के अंदर जुड़ी हुई होती हैं। ओके, सो वो सारे मिलके क्या बनाते हैं, हमारी स्कल को बनाते हैं। ओके, कुछ एडिशनल पार्ट्स होते हैं स्केलेटन्स के जो कि बहुत हार्ड नहीं होते बोन्स की तरह, उनको हम इजीली बेंड करते आते हैं, जिनको हम कार्टिलेज भी बोलते हैं। उसको हम कार्टिलेज भी बोलते हैं। कार्टिलेज क्या होता है कि एक टाइप की बोन्स ही होती हैं हमारी, जिनको हम इजीली बेंड कर पाते हैं, बट ये इतनी हार्ड नहीं होती जैसे कि हमारी दूसरी बोन्स होती हैं। लाइक ट्राई टू फील योर ईयर्स को जब आप ऊपर या नीचे से पकड़ोगे तो वहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि कोई बोन ही नहीं है, बट एक्चुअली में बोन होती हैं जो ईजिली बेंड हो जाती हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको 8.15 के अंदर और 8.16 के अंदर दिखाया गया है, अपर पार्ट और लोअर पार्ट के अंदर यहाँ पे कुछ कुछ बोन्स होती हैं जिनको हम इजीली बेंड कर पाते हैं। ओके, सो दीज आर नोन एज दी कार्टिलेज। आपको ऐसी बहुत सारी और भी बोन्स मिल जाएंगी जिनको बेंड करते हैं, जैसे कि थंब के अंदर होती है, शोल्डर, एल्बो, आर्म्स, ये सारी चीज़ें होती है जिनके अंदर आप बहुत ईजीली देख सकते हो इन चीज़ों को। नाउ हम कुछ और पोर्शंस हैं हमारी बॉडी के जिनको हम फील करने के लिए ट्राई करते हैं। अब आपको क्या करना है, जैसे कि आपको 8.17 के अंदर शो किया गया है, यहाँ पर एक आर्म को दिखाया गया है, और आर्म को जब आप स्ट्रेट जो ए पार्ट है उसके अंदर आपने फोल्ड किया हुआ है, जिसको हम ये स्वेलन पार्ट है, और जैसे ही जब आप इसको स्ट्रेट कर देते हो तो ये थोड़ा कम स्वेल हो जाता है। सो इनको क्या बोलते हैं, जो स्वेलन पार्ट होता है उसको हम मसल्स बोलते हैं रीजन के अंदर। और जब हमारे मसल्स जो होते हैं हम उनको बिल्कुल स्ट्रेट कर देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो वो क्या हो जाती है, उनकी लेंथ बहुत स्मॉल हो जाती है और वो थोड़े बिग इन साइज़ हो जाते हैं। जब उनको सीधा कर देते हैं और वो एक्सपैंड हो जाते हैं तो उनकी लेंथ हो जाती है और ज़्यादा लंबी, और उसकी वजह से क्या होता है, वो स्वेलन पार्ट होता है वो थोड़ा कम स्वेल्ड दिखता है। सो ऐसे बहुत सारे पोर्शन हैं हमारी बॉडी के अंदर जिनको हम
बताते हैं। जैसे कि हम अगर मान लो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी कर लेते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी अगर हमने की है, तो हमारे मसल्स का बहुत बड़ा हाथ होता है उसके अंदर की, जब हम वो फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं। और कभी कभी आप देखोगे जो आपकी थाइज़ होती हैं उनके अंदर जो मसल्स प्रेजेंट होते हैं वो पेन भी करने लगते हैं अगर आप कई बार बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हो, या आपने कोई कभी बहुत ज़्यादा आउटडोर गेम्स खेल ली तो आपकी जो हैंड्स होते हैं और जो लेग्स होते हैं वो पेन करते हैं। उनका रीज़न्स ये होता है कि आपकी बोन्स नहीं पेन कर रही, आपके मसल्स पेन कर रहे होते हैं। जो स्वेलन पार्ट रीजन होता है आपकी बॉडी के अंदर, जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपके वो जो मसल्स प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर क्रैम्प्स आने लगते हैं और उन क्रैम्प्स की वजह से आपको पेन फील होता है। ओके, सो ये कुछ रीजंस होते हैं जिनकी वजह से आपको पेन फील होता है। और ये कुछ पोर्शंस होते हैं, जो मसल्स होते हैं वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं आपकी बॉडी का, जिसकी वजह से वो मोस्टली कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड दो ही चीज़ कर पाते हैं, और जिनकी वजह से आपको एक पेन जो होता है वो फील करना पड़ता है। ओके, so the next topic we will do in the second video. Okay friends, let's continue our chapter number 8, body movements, giant of an animals. Now further part of this chapter is that कि अब हमने ये देखा कि हमारे बॉडी के अंदर कैसे कैसे मूवमेंट होती है और कुछ एनिमल्स होते हैं वो कैसे मूव करते हैं। जैसे कि अर्थ फॉर्म कैसे मूव करेगा। नाउ लेट्स सी, एक एक्टिविटी नंबर 5 कंडक्ट करनी है। उस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, आपके गार्डन में कभी आपको अर्थ फॉर्म मिले तो उसको पिक करना और एक प्लेट के ऊपर या फिल्टर पेपर के ऊपर या किसी प्लेट के अंदर रखना जो स्लिपरी सा सरफेस हो उसके ऊपर, और उसको ऑब्जर्व करना कि वो कैसे मूव कर रहे हैं। जब आप उसको ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे कि वो अपनी जो एक स्लिपरी बॉडी होती है उसके थ्रू मूव करता है। अब जो बॉडी ऑफ अर्थफॉर्म होती है वो कैसे बनी हुई होती है। नाउ द बॉडी ऑफ एन अर्थफॉर्म इज़ मेड अप ऑफ मेनी रिंग्स एंड टू एंड। उसकी एंड टू एंड के ऊपर बहुत सारे रिंग्स होती हैं जो उसको मूव करने में हेल्प करती है। अर्थफॉर्म डज नॉट हैव एनी बोन। अर्थफॉर्म के पास कोई भी बोन नहीं है। इट हैव ओनली मसल्स। उसके पास सिर्फ मसल्स है जो उसकी बॉडी को हेल्प करते हैं मूव करने के लिए, शॉर्टर और लॉन्गर पीरियड होने के लिए, कि भाई जब आप उसको अपने आप बॉडी को शॉर्ट करना है या लॉन्ग करना है, वो जैसे अपने आप को रेयर करता है वह चलता है, तो वो करने के लिए उसको क्या चाहिए होती है, सिर्फ मसल्स की ज़रूरत होती है, जिन मसल्स को वो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करता है उस सॉयल के ऊपर, जिसकी वजह से वो मूव कर पाता है। ओके, वो अपनी इस एक्टिविटीज़ को रिपीट करता है ताकि वो अपनी बॉडी को मूव कर पाए। लेकिन उसकी बॉडी अब ग्राउंड के साथ कैसे अटैच रहती है, सॉइल के साथ या ग्राउंड के साथ अटैच होने की वजह से उसकी जो बॉडी है वो एक स्लाइम सब्सटेंस रिलीज़ करती है जो उसकी मूवमेंट, जो उसकी स्लिपरी सरफेस को मूव करने के लिए हेल्प करता है। अब उसकी कोई आप हेड या टेल आप देख सकते हो पर हेड नहीं देख सकते। अगर आप उसको बहुत केयरफुली देखोगे तभी आपको पता लगेगा कि हेड कौन सा है और टेल कौन सा है। अदरवाइज़ दोनों पॉइंट साइड से उसका सिर्फ वो टेल ही नज़र आती है। लेकिन अब वो अपने खाने को कैसे एस्केप करता है या अपने खाने को कैसे अपने पास लेता है, तो आप उसको बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करना। उसके पास एक टाइनी ब्रिसल्स होती हैं जो प्रोजेक्शन की तरह, मतलब उसकी पूरी बॉडी के ऊपर वो टाइनी ब्रिसल्स होती है जिसकी वजह से वो अपने फूड को ग्रैब करता है फ्रॉम द ग्राउंड, और उसी बॉडी के थ्रू वो अपने जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स होते हैं उसको भी एस्केप कर देता है, बाहर फेंक देता है उन्हीं जो उसकी स्लाइम बॉडी के ऊपर होती है, उन्हीं प्रोजेक्शंस की वजह से, जिसके अंदर से जो वाइट ब्रिसल्स होते हैं उन्हीं से वो ग्रैब करता है और उन्हीं से ही उसको वो बाहर फेंक देता है। सो ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जिससे अर्थवॉर्म मूव करते हैं। नेक्स्ट कम्स आउट बी द स्नेल। अब नेक्स्ट हम जिस एनिमल के बारे में पढ़ेंगे वो है स्नेल, कि स्नेल कैसे करता है। अब आप जैसे फिगर 8.19 के अंदर देखो, स्नेल ये एक शेल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो वो अपनी बैक के ऊपर कैरी करके चलता है। अब आपको ये लगेगा कि ये मसल होती है, नहीं, ये मसल नहीं होती, ये एक सिर्फ एक हार्ड शेल होती है, ये आउटर स्केलेटन होता है स्नेल का, जो कि आप देखते हो। ये उसको कोई हेल्प नहीं करता मूव करने के लिए या कुछ करने के लिए, बस जो स्नेल होता है उसको ये कैरी आउट करना पड़ता है। कभी आप अपने गार्डन के अंदर स्नेल को मूव करता देखो तो उसको पिक करना और एक प्लेट के ऊपर रख के उसको ऑब्जर्व करना। जब वो अपने आप को मूव करने का ट्राई करेगा तो वो शेल के अंदर से अपने हेड को बाहर निकालेगा और फिर वो मूव करना स्टार्ट करेगा, जो कि थिक स्ट्रक्चर या हेड जो उसका होता है वो बाहर आ जाता है उस शेल से, और जो उसको हेल्प करता है मूव करने के लिए ना। थिक स्ट्रक्चर इज़ द फुट मेड अप ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मसल्स। जो उसका फुट होता है वो एक थिक स्ट्रक्चर होता है जो कि स्ट्रॉन्ग मसल्स से मिलकर बना हुआ होता है, जो प्लेट के ऊपर आपको थोड़ा मूव करता हुआ नज़र आएगा जब वो अपनी वेवी पोर्शन के अंदर मूव करवाएगा। वेवी मीन्स स्नेल हमेशा ऐसे ऐसे मूव करता है, लाइक हमने अर्थवॉर्म देखा था वो भी ऐसे ऐसे मूव करता है। सो दिस इज़ नोन एज दी वेवी पोर्शन, जो कि आपको हेल्प करेगा मूव करने के अंदर। ओके,
द नेक्स्ट एनिमल विच कम्स इज़ दी कॉकरोच ना। ये तो हम हमारे घर में बहुत इजीली देख लेते हैं। कॉकरोचेस अब कैसे चलते हैं, कैसे मूव करते हैं, उनकी बॉडी के बारे में क्या है, ये हमें एक्टिविटी नंबर 7 बताएगी हमारी। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, जो कॉकरोच होते हैं वो फ्लाई भी करते हैं, वो वॉक भी कर लेते हैं, वो क्लाइंब भी करते हैं। सो वो इतनी सारी एक्टिविटीज़ कैसे कर पाते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी कुछ इस तरीके से डिज़ाइंड होती है। ठीक है, उनकी जो बॉडी होती है उनके पास 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होती है जो उनको वॉकिंग में हेल्प करती है। द बॉडी इज़ कवर्ड विद हार्ड आउटर स्केलेटन, एक हार्ड आउटर स्केलेटन से कवर होती है जो ये वाला पोर्शन होता है। और उनका जो स्केलेटन होता है वो नंबर ऑफ जो प्लेट्स होती है उनसे मिलकर बना हुआ होता है, जो जॉइंट टुगेदर होती है, जो उनको परमिट करती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ मूव करने के लिए। ओके, उनके पास 2 पेयर्स ऑफ विंग्स भी होते हैं जो अटैच होते हैं उनकी हेड के साथ, जो ये वाले विंग्स होती हैं उनकी आउटर शेल जिसको हम बोल रहे हैं। एंड द कॉकरोच हैव अ डिस्टिंक्ट मसल्स जो होते हैं वो उनकी लेग्स की पोर्शन के पास अटैच होते हैं, जो उनको मूव करते हैं हेल्प करने के लिए। और जो उनके विंग्स होते हैं वो हेल्प करते हैं उनको फ्लाई करने के लिए। सो उनकी बॉडी कुछ इस तरीके से डिज़ाइन होती है कि वो क्लाइंब भी कर सकते हैं, वॉक भी कर सकते हैं और फ्लाई भी कर सकते हैं। द नेक्स्ट एनिमल जिनके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं दैट इज़ बर्ड्स। अब बर्ड्स क्या होती है, वो एयर के अंदर फ्लाई भी कर सकती है और ग्राउंड पर वॉक भी कर सकती हैं। वो फ्लाई करती हैं और वॉक भी करती हैं। कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं जैसे डक जो कि वाटर के अंदर स्विम भी कर पाती हैं। नाउ कि अब उनकी बॉडी कैसे बनी हुई होती है, उनकी बॉडी कुछ इसी तरीके से डिज़ाइन होती है कि वो मूव भी कर सकते हैं और फ्लाई भी कर सकते हैं। मूव करने के लिए क्या होता है, उनके पास लेग्स प्रोवाइडेड हैं, और फ्लाई करने के लिए क्या होता है कि उनके पास विंग्स हैं। उनकी बॉडी कुछ इस तरीके से डिज़ाइंड है कि उनकी बोन्स जो हैं वो होलो है, मतलब खाली हैं अंदर से, जो कि उनको लाइट वेटेड बनाती है और वो ईजिली फ्लाई कर पाते हैं हमारे एयर के अंदर। ओके, तो उनकी बोन्स और उनकी बॉडीज़ कुछ इस तरीके से ही डिज़ाइंड होती हैं कि वो बहुत इजीली मूव कर पाते हैं। उनकी शोल्डर बोन्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं ताकि वो जो उनके विंग्स है वो टूट ना जाएं जब वो फ्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो ब्रेस्ट बोन्स मॉडिफाई की जाती हैं फ्लाइट की तरह की, जिस वजह से वो लोग मूव कर पाएँ। जैसे कि ये वाला जो पोर्शन होता है उनका थोड़ा लाइट वेटेड होता है ताकि उनको मूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। नेक्स्ट हमारा एनिमल आता है वो है हमारा फ़िश। अब फ़िश कैसे मूव करती है, कि हमें हमारी एक्टिविटी नंबर 8 बताएगी। एक्टिविटी 8 में क्या करना है, जो आप बहुत इजीली रेनी सीजन के अंदर करते हो, आपको एक पेपर बोट बनानी है और उसको पानी के अंदर फ्लो कर देना है। ठीक है, उसको पुश करना कि वो जो वाटर के साथ फ्लो करती चली जाए। ओके, तो आप नोटिस करोगे कि वो जैसे जैसे वाटर मूव कर रहा है वैसे वैसे आपकी पेपर बोट भी मूव करेगी। बट ऑब्जर्व करो जो पेपर बोट का शेप है वो कैसा है, वो दोनों साइड से जो है टेल्स जो उसकी हैं, जिसको हम कहते हैं एंड्स कहते हैं, ये और ये एंड उसका थोड़ा मीन स्लिम है, और जो बीच का पोर्शन है वो उसका क्या है, थोड़ा हम कह सकते हैं थिक है, थोड़ा फैटी सा है, थिक है। सो दिस टाइप का जो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर होता है उसको हम स्ट्रीमलाइन बोलते हैं। सेम हमारी फ़िश की तरह भी होती है। फ़िश का जो हेड और टेल होता है वो थोड़ा स्मॉलर पार्ट होता है और मिडिल पोर्शन जो बॉडी का है वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है। तो इस टाइप की बॉडी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइन बॉडी, जो कि हमारे वाटर के अंदर मूव करने के लिए फिशेज़ को हेल्प करती है, या फिर जो हमारी पेपर बोट है उसको मूव करने के लिए हेल्प कर रही है। नाउ जो फ़िश का जो स्केलेटन होता है वो स्ट्रॉन्ग मसल्स से कवर्ड होता है, और उसकी जो बोन्स होती है वो बहुत हैवी होती है ताकि वो उसको वाटर के अंदर स्टे करने के लिए हेल्प करे। नाउ लुक एट द फिगर 8.24। 8.24 के अंदर देखोगे आपको दिखेगा कि जिस डायरेक्शन में हेड जा रहा है, जो उसकी टेल है वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है। लाइक इस फिगर के इस फिश के अंदर आप डायरेक्टली देख सकते हो कि हेड इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो टेल इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि अगर वो अपने हेड और टेल को अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो वो उनको वाटर को पुश अवे करने में हेल्प करती है, जिसकी वजह से वो ईजिली मूव कर पाते हैं वाटर के अंदर। सो ये कुछ डायरेक्शंस होती है जिनकी वजह से उनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है और वो अपनी टेल और हेड को कुछ इस तरीके से सिमेट्राइज करते हैं, इस तरीके से मूव करते हैं कि वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो और वो उनको फॉरवर्ड मूव करने में, स्विम करने में हेल्प करें। अब वो पानी के अंदर 24/7 कैसे रह सकते हैं, क्योंकि उनके पास गिल्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी हेल्प से वो पानी के अंदर ब्रीथ कर पाते हैं। जो पानी के अंदर ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है उसको लेकर वो अपने आप को मूव कर पाते हैं पानी के अंदर और सर्वाइव कर पाते हैं वहाँ पे।
नाउ द नेक्स्ट इज़ हाउ डू द स्नैक्स मूव। हमने अर्थवॉर्म देखा, कॉकरोचेस देखे, फिशेस देखे, बर्ड्स देखे। नाउ लुक एट हाउ द स्नैक्स मूव। स्नैक्स कैसे मूव करते हैं? इनका कुछ कुछ स्ट्रक्चर अर्थवॉर्म जैसा ही होता है। स्नैक के पास एक लॉन्ग बैकबोन होती है जो कि स्मॉल थिक मसल्स से मिलके बनी हुई होती है, जो उसको मूव करने में हेल्प करती है एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक। उसके जो मसल्स होते हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, जो कि उसकी बैकबोन और रिब और स्किन्स के साथ अटैच किए जाते हैं। स्नेक की बॉडी के ऊपर कुछ कर्व्स होते हैं जिनको हम लूप्स भी बोलते हैं। स्नेक्स इज कवर्ड विद मैनी, जिनको हम लूप्स बोलते हैं। और हर जो लूप होता है उसकी बॉडी के ऊपर, वो उसको पुश करता है ग्राउंड से आगे मूव करने के लिए। नाउ अब हर उसकी बॉडी के ऊपर हर पार्ट, हर इंच के ऊपर एक लूप प्रेजेंट है और हर लूप उसको पुश कर रहा है ग्राउंड से मूव करने के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शंस में। तो इतने सारे लूप्स होने की वजह से क्या होगा कि वो किसी और एनिमल से बहुत ज़्यादा मूव कर पाता है, क्योंकि उसकी जो वो होते हैं, हमारे लूप्स होते हैं, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं और हर एक लूप उसको हेल्प कर रहा है आगे मूव करने के लिए। तो वो बाकी किसी एनिमल से बहुत ज़्यादा तेज़ी से मूव करता है आगे की साइड। ओके, सो अब उसकी बॉन्स और उसकी मसल्स उसको हेल्प करते हैं मूव करने के लिए। सो अब जो इस के अंदर दो स्टूडेंट्स हैं, पहेली एंड बूझो, उनके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो उनके माइंड में घूम रहे हैं कि अभी कैसे मूव करते हैं, क्या होता है, हर एक का अलग अलग क्यों होता है। सो सेम टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल थे, जिनके माइंड के अंदर भी आया था ये चीज़ कि जाइंट ऑफ एन एनिमल्स की कैसे होते हैं, कि हर एक की अलग बॉडी क्यों होती है, हर एक को अलग तरीके से मूव कैसे करते हैं, हर एक को अलग अलग बॉडी मूवमेंट्स क्यों दिए जाते हैं, हर एक की बॉडी डिफरेंट क्यों है। सो ये सब चीज़ें जो हमारे माइंड में कुछ कुछ क्वेश्चंस थे, ये इस चैप्टर से कुछ कुछ क्लियर हो चुके हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में डिफरेंट जॉइंट्स होते हैं, बॉडी मूवमेंट अलग अलग होती है, सब चीज़ें अलग अलग होती है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि हमारी बॉडी डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस होती हैं मूव करने के लिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, कि इस चैप्टर के अंदर बस यही था। ओके।